क्योंकि बात लगातार जब हम लद्दाख की करते हैं तो इस वक्त आपको बता दें कि भारत की आर्थिक चोट से इस वक्त परेशान हो गया है चीन और तिलमिलाया हुआ है। चीन ने भारत को चेतावनी दी है और कहा है कि भारत को काफी नुकसान होगा, ये चीन की तरफ से कहा गया है। और भारत ने भी हालांकि दो टूक ये भी कहा है कि एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया को चीन पूरी करे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि गलवान की घटना के लिए भारत को ही चीन ने जिम्मेदार ठहरा दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि चीन अपनी चालाकी के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत ने जो आर्थिक चोट चीन को पहुंचाई है और चीन ने अब चेतावनी दी है और चीन की तरफ से कहा गया है कि इससे भारत को काफी नुकसान हो गया। कहीं ना कहीं वो चेतावनी देते हुए भारत को नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच यह भी जानकारी आपको दे दें कि भारत की तरफ से भी दो टूक कहा गया है और एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करे चीन, यह भारत की तरफ से कहा गया है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि गलवान की घटना के लिए भारत को ही चीन ने जिम्मेदार ठहरा दिया है और यह कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से कि भारत चीन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। तमाम बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं क्योंकि अगर चीन की बात करें तो चीन की चालाकी लगातार सामने आती रही है। जहां आर्थिक चोट भारत की तरफ से पहुंचाई गई है उसको लेकर जहां चीन तिल मिलाया हुआ है, वहीं पर एलएसी की अगर बात करें तो एलएसी के इलाके ऐसे हैं कुछ जिससे चीन की सेना पीछे नहीं हटी है और भारत लगातार कह रहा है कि एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया चीन को पूरी करनी चाहिए। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया था। लेकिन गलवान की घटना जो हुई थी, जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उस घटना को लेकर भारत को ही चीन की तरफ से जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से जो आर्थिक चोट की गई है उससे तो तिलमिलाया ही है चीन। लेकिन खैर, बात करें अगर भारत की तरफ से सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता की या फिर कूटनीतिक वार्ता की तो लगातार वो जारी है। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से चीन को लगातार दो टूक कहा जा रहा है क्योंकि एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करे चीन, क्योंकि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की बात लगातार सामने आ रही थी। लेकिन चीन बातचीत की भाषा को नहीं समझता और खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एयरबेस की बात करें तो चीन के एयरबेस जो हैं एलएसी के करीब, उन पर पूरी तरीके से तोपों की तैनाती और वायुसेना अपनी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन बात अगर भारत की करें तो भारत की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अगर चीन की बात करें तो चीन ने भारत को चेतावनी दे डाली है और कहा गया है आर्थिक चोट जो भारत ने पहुंचाई थी उसको लेकर कहा कि भारत को इससे खासा नुकसान होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भारत हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह चीन की तरफ से आरोप भारत पर लगाया गया है। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से लगातार जवाब दिया जाता रहा है क्योंकि रक्षा मंत्री भी लद्दाख पहुंचकर जवाब दे चुके हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख अचानक पहुंचे थे और वहां पर पाकिस्तान और चीन को जवाब दिया गया था और दोनों को करारा जवाब उधर से ही दिया गया था। चेतावनी एक तरीके की जारी कर दी गई थी। लेकिन एलएसी की जहां तक हम बात करते हैं तो एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करे चीन, ये भारत की तरफ से लगातार दो टूक कहा जाता रहा है और हम आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं क्योंकि चीन कई ऐसे इलाके हैं जहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि एलएसी से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करे चीन, क्योंकि चीन बातचीत के जरिए कहता तो है कि आप एक टेबल पर आइए, लेकिन वो देखने को नहीं मिलता और चीन फिर वही अपनी चालाकी करता है और जो उसकी विस्तारवादी नीति है वो विस्तारवादी नीति को अपनी लगातार अपनाए रखता है और जैसे छोटे छोटे देशों को लगातार वो पास लाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर बात करें बांग्लादेश की तो करीब लाने की चीन उन लोगों को कोशिश कर रहा है, उन देशों को कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत लगातार जवाब दे रहा है और भारत के रक्षा मंत्री भी लगातार कह रहे हैं क्योंकि राफेल जब आया था तो राफेल को लेकर भी कहा गया था कि यह नया युग है और दुश्मन देशों को कड़ा जवाब दिया जाएगा क्योंकि अब भारत की ताकत बढ़ चुकी है। रवि श्रीवास्तव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लाइव। रवि, जानकारी दीजिएगा क्योंकि आर्थिक तौर पर तो कमर हम तोड़ चुके हैं चीन की, चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन भारत लगातार दो टूक कह रहा है कि अपने पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करो, क्योंकि कहता है एक तरफ से चीन की आप बातचीत के टेबल पर आओ, लेकिन वही हरकत चीन की देखने को मिलती है। रवि,
लीजिए अंतिम दौर है चीन के लिए, अंतिम ऑप्शन है, क्योंकि अब तो हमारे वायुसेना के बेड़े में राफेल जैसा ताकतवर विमान कह सकते हैं शामिल हो गया है। तो जाहिर तौर पर अब भारत किसी भी तरीके से बैकफुट पर नहीं होगा। पहले भी भारत हमेशा से ऑफेंसिव से डिफेंसिव रणनीति अपना चुका है, लेकिन क्योंकि अब 5 राफेल आने के बाद ताकत थोड़ी और बढ़ी है भारत की, यही वजह है कि अब एक भी नई चीनी चाल भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। फिर चाहे हम इकोनॉमिक तौर पर उसकी कमर तोड़ने की बात करें या उनके सैनिकों की वैसे कमर तोड़ने की बात करें सरहद पर, दोनों ही मोर्चों पर भारत लोहा लेगा अब, और भारत लोहा ले भी रहा था। लेकिन फिर अब कहीं ना कहीं राफेल का जो जिक्र आ रहा है और लगातार उसके जो बयान आ रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स की जो गीदड़ भभकी आ रही है, उससे भारत परेशान हो गया है। हमेशा से भारत शांति का सूचक रहा है, हमेशा से शांति को तवज्जो देता रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ, ये बात समझनी होगी। और यही वजह है कि जब लगातार अमेरिका जैसा मुल्क चाइना से खार खाए बैठा है, लगातार विदेश मंत्री वहां के पोम्पियो बयान दे रहे हैं चीन के खिलाफ, ऐसे में भारत भला क्यों सहेगा चीन? बिल्कुल रवि, एक कहावत कही जाती है भारत में, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वही चीन की तरफ से कराया जा रहा है। और चीन ये कह रहा है कि भारत हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है चीन की चालाकी को। और अब तो वक्त आ गया है, जिस तरीके से आवाज उठ रही है कि तिब्बत को आजाद कराया जाए, अक्साई चीन को लिया जाए, अब ये आवाज उठने लगी है। कहीं ना कहीं भारत करारा जवाब देने को तैयार है, और राफेल भी इस वक्त हमारे पास है। रवि, सीना चोरी वाली जो कहावत कही है, उसके साथ एक कहावत हमारे देश में ये भी तो चलती है, थोड़ी हार्डकोर होगी फिर भी यूज कर लेता हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातचीत की मेज पर जितनी आप समझौते कर लीजिए, उन्हें आदत पड़ी है पिटाई खाने की, मार खाने की, उसे पिटने की आदत पड़ी है। पाकिस्तान जैसी आदत हो चुकी है चीन की। यही वजह है कि बार बार जब अमेरिका से पिटने के बाद वहां पर चीन सागर में, महासागर में, अब वो चाहता है कि हिंदुस्तान भी उसे धरातल पर पीटे। और यही वजह है कि सैनिक उसके लगातार गुस्ताखी कर रहे हैं। जो ड्रैगन है, खोपड़ी है वहां की सी जिनपिंग की, उनके दिमाग में ना जाने क्या फितूर समाया है, जो हिंदुस्तान जैसे वैश्विक बाजार से वो दुश्मनी बोल रहे हैं। और देखिए, मैं तो कहता हूँ ये सब चीजें ठीक भी है, क्योंकि अगर ये दुश्मनी ना होती तो आज भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर यूं ना साकार होता। अगर दुश्मनी ना होती तो आज चीन को फिर हम इस साल 4000 करोड़ का फायदा दिला देते राखियों के बाजार में, और दिवाली आने वाली है, फिर हजारों करोड़ रुपए का हम अपने यहाँ आयात कराते और इसके साथ निर्यात बढ़ाते। तो कहीं ना कहीं इन चीनियों से दुश्मनी ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई बहुत हुआ, अब हिंदी चीनी बाय बाय के नारे पे हमें आगे बढ़ना होगा। और जब हम हिंदी चीनी भाई भाई के दोष में नारे से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बिल्कुल होगा, क्योंकि चीन की अगर रणनीति अगर हम समझे तो जिस तरीके से वो व्यापार करता है, क्योंकि पैसा लगाता है वो प्रोजेक्ट में, और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पीओके में वो पूरा पैसा लगा रहा है, लेकिन सब हकीकत जानते हैं कि किस तरीके से वो जमीन को कब्जाएगा, क्योंकि नेपाल में भी वो यही कर रहा है। रवि, और पीएम मोदी ने भी तो संकेत दिया था अब से 2 दिन पहले, जब मॉरिशस में उन्होंने एक उद्घाटन किया, उस दौरान भी संकेतों में उन्होंने साफ कर दिया था कि चीन की नीति क्या है। पीएम मोदी खुद समझते हैं, देश का पूरा ब्यूरोक्रेट समझते हैं, देश के विपक्ष में बैठे नेता भी चीन की चालाकी को समझते हैं, क्योंकि चीन की चालाकी कोई अभी की नहीं है, 1962 से उसकी चालाकी शुरू है, और शायद उससे पहले से भी। हड़पने वाली नीति 90 के दशक तक अच्छी लगती थी, जब हिंदुस्तान बहुत ज्यादा शांत देश था। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा है कि घर में घुसकर हमने पाकिस्तान को मारा है, तो ऑफेंसिव नीति थी पहले, लेकिन अब डिफेंसिव में बदली है। तो हमेशा इसलिए बात को कहा जाता है कि 1962 नहीं, ये 2020 है। विस्तारीकरण की जो नीति आप अपनाते हैं उसे बंद कीजिए। यानी और चीन की चाल की अगर बात करें तो चालाकी लगातार वो कर रहा है, लेकिन उल्टा वो भारत को ही आंख दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी अपडेट देने के लिए। लेकिन दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है। जहां रिया पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे सुशांत के इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार भी पहुंची है और कहा है कि पुलिस जांच को जारी रहने दिया जाए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर भी कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं कि दबाव के जरिए परिवार ऐसा बोल रहा है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दायर की गई है। क्योंकि अगर बात करें बिहार की, तो बिहार पुलिस को कई ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जिससे रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पहुंची और कहा है कि पुलिस की जांच को जारी रहने दिया जाए, क्योंकि बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई में डेरा
जमाए हुए हैं, यानी महाराष्ट्र में पूरी तरीके से वो जांच कर रही है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस जांच पे जांच कर रही थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन अगर बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस इस वक्त जांच को तेज किए हुए है और रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ देर में करिश्मा जुड़ेंगी, तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे और बातचीत पूरी करेंगे। करिश्मा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर बात हम सुशांत सिंह मामले की करते हैं तो अब रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं, ऐसा खबरों से मिल रहा है, खबरों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि अहम सबूत बिहार पुलिस को मिले हैं। करिश्मा, बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर्ष के लगातार जो सुशांत के बैंक डिटेल्स थी उन्हें भी निकाला जा रहा है और उसमें तमाम जो ट्रांजैक्शन है उसमें देखा जा रहा है कि जो रिया के खर्चे हैं उनकी तरफ से कई सारी शॉपिंग की गई है। इसके अलावा जो फ्लाइट की टिकट्स बुक है रिया की और उनके भाई की, वो भी सुशांत के अकाउंट से किए गए हैं। करीब 80,000 से ज्यादा की ये टिकट्स हैं। इसके अलावा कई अलग अलग जो होटल के खर्चे हैं, रुकने के 4 लाख से ज्यादा है, वो भी सुशांत के किए गए हैं। तो पे इन जो डिटेल्स में देखा जा रहा है, साफ तौर पे यही पता चल रहा है कि जो भी है वो सुशांत की तरफ इस्तेमाल कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से किया गया है। तो चीजों को लेकर अब जो मोड़ है वो अलग ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे में और आपको हर्ष ये भी बता दूं कि जो रिया चक्रवर्ती है उन्होंने भी करिश्मा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस की जहां तक हम बात करते हैं तो बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसे अहम सबूत मिले हैं और बिहार पुलिस ये लगातार, अब जिस तरीके से बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी गई है और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है उन अहम सबूतों के आधार पर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिससे रिया की गिरफ्तारी की जा सकती है और रिया गिरफ्तार किसी भी वक्त हो सकती है। और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आप दर्शकों को देते रहेंगे। और करिश्मा जिस तरीके से बता रही हैं, करिश्मा एक बार फिर हम आपके पास आएंगे, अपनी बात को पूरा करिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त हो सकती है और जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। करिश्मा, हर्ष, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि अब रिया की तरफ से भी उनके परिवार पर, सुशांत के परिवार पे कई आरोप लगाए गए हैं और साफ तौर पे कहा गया है कि जो सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर हैं उनकी तरफ से मुंबई पुलिस को एक ईमेल लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि लगातार उनका परिवार रिया के खिलाफ गवाही देने की बात कर रहा है, जबकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं अब लगातार जो नौकर सुशांत सिंह राजपूत का था उनके बयान निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 13 तारीख को उनके घर में कोई पार्टी ही नहीं हुई थी। हालांकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब अलग ही मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से सुशांत ने उन्हें मैसेज करके बताया था कि हाँ वो रिया से ब्रेकअप चाहते हैं, उन्हें वो काफी हैरेस करती है। इसके अलावा उन्होंने डिप्रेशन को लेकर भी कही है ये बात, जिस तरीके से सुशांत जिस तरीके का इंसान था वो कभी भी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है एंजाइटी होगी, एंजाइटी हर किसी को होती है और ऐसी सिचुएशन आती है जब हम इन चीजों से निकल भी जाते हैं, गुस्सा, एंजाइटी, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन वो अंकिता लोखंडे की जब हम बात करते हैं करिश्मा, वो कह रही थी, उनका बयान सामने आया कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो कहते थे कि 15 मिनट में अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो ठीक कर देंगे। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही है कि कभी भी वो उदास रहने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक ऐसे आत्महत्या कर लेना या फिर ये हत्या है, इसकी मिस्ट्री तो अभी पता लगेगी जांच में। खैर, लेकिन अंकिता लोखंडे का बयान काफी मायने रखता है करिश्मा। बिल्कुल, क्योंकि एक लंबे समय तक दोनों साथ में रहे थे, करीब 6 साल का दोनों का रिलेशनशिप था और ऐसे में अंकिता लोखंडे का साफ तौर पे कहना है कि वो ऐसा इंसान था कि छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाता था। अगर उसका फेवरेट खाना मिलता था तो वो उस पर भी खुश हो जाता था और वो सर हमेशा वो ये कहता था कि अगर मेरा बॉलीवुड में कुछ नहीं हुआ तो मैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जाके कुछ ना कुछ करूंगा, जैसा कि सुशांत के पिता ने भी जिक्र किया था कि वो अब बॉलीवुड छोड़ के जब वहां पे
केरल में कुछ एग्रीकल्चर में करना चाहता था, लेकिन रिया ने उसे ब्लैकमेल किया और रोका और कहा कि अगर तुम बॉलीवुड छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे जो इलाज के चल रहे हैं वो मैं मीडिया में जारी कर दूंगी और तुम्हें पागल घोषित कर दूंगी। बिल्कुल, यानी तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो अब जांच की प्रक्रिया होगी तो पता लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन अयोध्या की बात भी जरा कर लेते हैं, क्योंकि अयोध्या में इस वक्त तैयारी चल रही है और राम मंदिर निर्माण की बात लगातार हम कर रहे हैं। तो लेकिन इस बीच भूमि पूजन से पहले अयोध्या में कोरोना का संकट है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि 12 दिन के अंदर अयोध्या में दोगुने केस हो गए हैं कोरोना के। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या भी इस वक्त कोरोना काल के साए में है और 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अयोध्या में लगातार कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं और 12 दिन के अंदर दोगुने केस कहीं ना कहीं हो गए हैं अयोध्या के अंदर। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। अनूप सीधे अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार हम अयोध्या की बातचीत कर रहे हैं और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन कोरोना काल की जहां तक हम बात करते हैं, 12 दिन का एक डाटा है हमारे पास। 12 दिन के अंदर कोरोना के केस अयोध्या में बढ़ गए हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना 5 अगस्त को और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करना कितने चुनौती भरा काम हो जाता है अयोध्या में। अनूप, देखिए, वाकई बेहद बड़ी चुनौती है और मुश्किल भरा वक्त है जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए और अयोध्या के जो मंदिर कमेटी है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके लिए। चूंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री करेंगे आके, और अकेले वो नहीं होंगे, उनके साथ में तमाम बड़े उद्योगपति होंगे, तमाम बड़े वो लीडर होंगे जिन्होंने अयोध्या में मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, ऐसे तमाम नेता होंगे और समाज के अलग अलग वर्गों से भी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसमें शामिल होंगे। 200 लोगों की लिस्ट है। ऐसे में लखनऊ जिला माफ कीजिएगा, अयोध्या जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम स्थल, यानी कि जब भूमि पूजन होगा, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में ऐसी कोई गड़बड़ी ना होने पाए कि संक्रमण फैले या संक्रमण जो है उन वीआईपीज तक पहुंचे या उस कार्यक्रम तक पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की मॉनिटरिंग लगातार तेजी से बढ़ रही है, जांच की जा रही है। अयोध्या में कई कैंप लगाए गए हैं जहां पर संदिग्ध लोगों की जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो लोग आए होते हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको अलग एक घर में रहने की सलाह दी गई है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हर से एक और बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ जो इंटेलिजेंस के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये प्लानिंग की है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी, वही लोग रहेंगे, चाहे वो मंदिर के पुजारी हों, चाहे जो पूजा कराने वाले लोग आ रहे हैं बाहर से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विनय पांडे, वो खासतौर पर इन्वाइट किए गए हैं ट्रस्ट की तरफ से और वही आकर अयोध्या में वो भूमि पूजन कराएंगे जब प्रधानमंत्री जी वो चांदी की ईंट रखेंगे वहां पर। तो एक बड़ा आयोजन होगा। तो वहां पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति रहेंगे, सबकी जांच हो चुकी हो। सवाल बताइएगा, कोविड-19 की और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उसमें न जाने पाए। जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, अयोध्या में इस वक्त आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि हम भव्य तरीके से देख रहे हैं कि लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर कितना अवेयर हैं लोग, कितने जागरूक हैं लोग? आप भी निकल रहे हैं सड़कों पर और कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल रहा होगा, हालांकि आप लगातार कह रहे हैं लोगों को कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ये भी आप जागरूकता फैला रहे हैं जाकर, लेकिन कैसी तस्वीर है अयोध्या में इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हर्ष, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल जवाब है और इसका ट्रिपिकल सवाल है। इसका जवाब मैं सीधा सा दूंगा कि जो स्थिति है अयोध्या की आज की, वहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमने सड़कों पर देखा, भीड़ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है हर्ष कि लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है, उनके अंदर एक खुशी है, उनके अंदर जो भक्ति की भावना है वो भरी हुई है। वो
कोरोना बीमारी को भूल चुके हैं, बिल्कुल लेकिन अनूप, यानी जिला भक्ति की जो प्रशासन भावना को है उन जरा समझाइएगा। वो भावना कोरोना नहीं देखता और कोरोना किसी धर्म जाति को नहीं देखता, और कोरोना का जो कहर है वो दुनिया में तो जारी है। देश की और अयोध्या की बात तो हम लगातार करें। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहां ब्रेक रोकेंगे।